तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, वो बार-बार मंच से 2 बातें आपके लिए कहते हैं। आपको बाहरी बताते हैं और दूसरा धन बल का इस्तेमाल। बात बाहरी की, तो फिर बड़ी बहन सिंगापुर से आके सारण में चुनाव लड़ रही, वो भीतरी कैसे हो जाती है? वो सब तेजस्वी जी से मिलने जाएँगे? नहीं, ये तो रेणु कुशवाहा जी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि लोजपा ने चिराग पासवान ने पार्टी का टिकट बेचा है। वो ज़रूर इस बात को लेकर आक्रोशित हैं और वो प्रयास कर रही हैं कि इस तरह की बातें बोलकर शायद कुछ वोट को वो डाइवर्ट कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको कॉल किया था जब टिकट मिला इसके बाद? नहीं, मुझे कॉल नहीं किया। लेकिन ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। ललन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है और इस वक्त हम लोग हैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कैंडिडेट राजेश वर्मा जी। कैसे हैं राजेश जी? बहुत बढ़िया, बस सब लोगों का आशीर्वाद है। कैसी चल रही है चुनावी कैंपेन? बहुत बढ़िया, और हर दिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों का रुझान जो है वो स्पष्ट होता जा रहा है और सभी लोग एकमत होकर एनडीए और एनडीए के प्रत्याशियों के साथ बिहार में धीरे धीरे चुनाव नज़दीक आता है, तो एक माहौल देख रहा हूँ जैसा मैं कि सब लोगों का ये रुझान है। और वो रुझान होने के पीछे की जो महत्वपूर्ण वजह है वो वजह यही है कि यहाँ स्पष्टता है, विश्वास का एक मजबूत आधार है, नीयत है, नीति है और विज़न है। तो जब आपके पास ये तमाम चीज़ें हों जो विपक्ष के पास ना हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको जो है लोग, ये बड़ा चुनाव, ये प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये जिला का चुनाव नहीं है, देश के नेतृत्व को तय करने का चुनाव है, तो स्पष्टता का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो स्पष्टता एनडीए के पास है, महागठबंधन अभी तक उस स्पष्टता को नहीं स्पष्ट कर पाए हैं। स्पष्टता की बात कर रहे थे आप, तो हम लोग जब चुनावी कैंपेन के दौरान चलते हैं तो कई नेताओं से मुलाकात होती है, तो अक्सर पत्रकारों से पूछते हैं फीडबैक क्या है? आपका अपना फीडबैक क्या है सीट को लेकर? नहीं, हमारा फीडबैक ये है कि चुनाव को लेकर, जीतने को लेकर हम लोग आश्वस्त हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये धरती हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धरती है। अब मार्जिन जितनी बड़ी होगी, क्योंकि रिकॉर्ड उन्होंने हाजीपुर में एक बनाया था, तो मार्जिन कितनी बड़ी होगी हम लोग उसके लिए मेहनत ज़रूर कर रहे हैं। और ये दम मैं इसलिए भर रहा हूँ क्योंकि ये चुनाव 2 दिन पहले तक महागठबंधन और एनडीए का चुनाव था, लेकिन कल के बाद से ये चुनाव देश विरोधी और देश हित का हो गया है। नहीं, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? अब आप ये सोचिए कि मुझे लगता है कि सही सही मायने में यदि कश्मीरी पंडितों को श्रद्धांजलि किसी ने दी, तो किसने दी? वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने दी, 370 को हटाकर। और उस 370 को वापस से बहाल करने की यदि देश में कोई बात करता है, तो देश विरोधी है या देश हित में काम करता है? यदि परमाणु हथियार और सैनिक के टैंक और तमाम चीज़ों को, सैनिक के हमारे जो बॉर्डर पे खड़े सैनिक हैं उनके बारे में यदि कोई निगेटिव कहे और कहे कि हम लोग परमाणु हथियार को निरस्त कर देंगे, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, अगर ये बात देश में रहने वाला कोई व्यक्ति अपने मैनिफेस्टो में डालकर लोगों के बीच जाए, तो इसको आप क्या कहेंगे? अगर ये बात कहे कि हम चीन के साथ और मधुर संबंध बनाएंगे, हम चीन के साथ अपने संबंध को मजबूत करेंगे, अगर इस तरह की बातें जो पूरी तरीके से देश विरोधी, उनके सारे मैनिफेस्टो के पॉइंट्स। हालाँकि इसमें मैं आपको टोकूँगा। ये बात कि चीन के साथ संबंध बेहतर हों, ये बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री जयशंकर भी बोलते हैं, विदेश मंत्री भी बोलते हैं, क्योंकि हम तो पड़ोसी देश हैं ना, हम पड़ोसी अब नहीं बदल सकते। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बोला था। मैं उसी को आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चीन से संबंध बेहतर हो, ये बात कहते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी। व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से हम लोग का एक, सभी देश एक दूसरे को मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके ही देश प्रगति करता है। हमारे जो पार्टी जिनके साथ हमारा यहाँ पर हमारे कॉम्पिटिटर हैं, उनका कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चीन के साथ जो संबंध खराब किए, सीमा बॉर्डर पर जो संबंध खराब हुई, जो चीन को बार बार ये खदेड़ने का दावा करते हैं, उस चीन के साथ हम लोग मधुर संबंध बनाने का काम करेंगे। तो उनका जो पॉइंट है चीन के साथ बढ़िया संबंध का, वो देश हित वाला नहीं है। और अगर देश हित वाला रहता तो ये 370 और ये परमाणु शस्त्र को निरस्त करना, ये तमाम विषय तो स्पष्ट करता है कि इनका विजन और क्या। और जब अभी आप चुनाव मैदान में हैं, पता नहीं आप चुनाव जीत कर जाएंगे तो आप क्या अपने एजेंडे में और मैनिफेस्टो में रखेंगे। तो अब ये चुनाव जो है, बिल्कुल मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कभी
व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कभी किसी पर नहीं करता हूँ, और मैंने पहले दिन से अपने मुद्दों को रखा है, अपने विज़न को रखा है, किस तरीके से हम लोग ग्राउंड पर, फ्लोर पर हम लोग काम को करेंगे, हम लोगों ने हमेशा से इसी पर बात की है। तो मुझे लगता है कि विज़न देश हित का होना चाहिए, विज़न कोई भी हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मुद्दों पर बात होगी, तो मुझे लगता है कि जनता के लिए भी, आम आवाम के लिए भी ये बहुत क्लियर हो पाएगा कि आप क्या सोचते हैं, ये क्या सोचते हैं। मुद्दे की बात कर रहे थे तो हम लोग खगड़िया में जितनी जगहों पे गए, वहाँ भी हमें ये फीडबैक मिला और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, वो बार-बार मंच से 2 बातें आपके लिए कहते हैं। आपको बाहरी बताते हैं और दूसरा धन बल का इस्तेमाल, बोलते हैं कि धन बल है इस आदमी के पास। ये आदमी कल को अगर रात को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको कोई ज़रूरत होगी, अस्पताल जाना होगा, तो ये आदमी कहाँ मिलेगा आपको पता नहीं है। क्या कहिएगा इस पे? देखिए, पहली बात बाहरी की आप कह रहे हैं कि मैं बाहरी हूँ, ये वो कहते हैं। खगड़िया और भागलपुर, ये 2009 के पहले एक कमिश्नरी, सेम कमिश्नरी हुआ करता था, बिल्कुल सटा हुआ ज़िला है। और व्यापारिक रूप से, राजनीतिक रूप से और कहा जाए कि पारिवारिक रूप से हम लोगों का जुड़ाव खगड़िया से रहा, और खगड़िया के लोगों के लिए भी एक बड़ा बाज़ार जो है वो भागलपुर है। तो कमोबेश खगड़िया से हम लोग पूरी तरीके से रूबरू हैं। अगर बावजूद उसके राजेश वर्मा बाहरी अगर हो जाता है, हमारे बड़े भाई तेजस्वी यादव जी के हिसाब से ही, तो फिर बड़ी बहन सिंगापुर से आके सारण में चुनाव लड़ रही हैं, वो भीतरी कैसे हो जाती है, ये बात उनसे पूछिएगा आप ज़रूर। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जितने भी लोग भी हैं, जो आपके दर्शक हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं। मुद्दों पर बात हो ना। आप बताइए आकर कि मैं खगड़िया में आऊँगा तो मैं ये करूँगा, मेरा प्रत्याशी जीत कर जाएगा तो वो ये करेगा। एजेंडे पर कहाँ बात हो रही है? बात ये हो रही है, पहला बाहरी की बात हुई, फिर कह रहे हैं धन बल की बात। तो इसीलिए ये तमाम लोगों को, जितने भी बड़े, जिनके विरासत में सियासत आई है, मिली है, उन लोगों को एक वैसा व्यक्ति कभी पसंद नहीं आएगा जो व्यापारिक परिवार से नहीं हो। मेरे घर से कोई राजनीति में नहीं है, मैं गैर राजनीतिक परिवार से हूँ। मेरे पहले किसी ने कोई पार्टी की कोई सदस्य भी नहीं है मेरे परिवार में। और मैंने 2014 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 15, 16, 17 3 साल तक सामाजिक कार्यों में रहा। 17 में मैंने राजनीति का सबसे छोटा चुनाव, वार्ड का चुनाव लड़कर जीता। डिप्टी मेयर बतौर 5 साल रहा, और बतौर 5 साल डिप्टी मेयर रहते हुए हम लोगों ने बहुत बेसिक से बेसिक काम, जो रूट लेवल के काम हैं, जो बड़े मुद्दे नहीं हैं, जो वास्तविकता में जिससे हर दिन लोग जूझते हैं, परेशान होते हैं, मैंने उन मुद्दों को उठाकर 5 साल तक काम किया। तो मुझे पता है कि बेसिक प्रॉब्लम्स लोगों की क्या है। तो इसीलिए जब आप वहाँ से उठकर यहाँ आते हैं, विधानसभा का भी चुनाव मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लड़ाया, वहाँ से जब आप उठकर यहाँ आते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वैसे लोगों को कभी आप बर्दाश्त नहीं होंगे। तो अब मुद्दे वही हैं कि भैया धनबल है। अरे धनबल है तो कोई अपराध से आया हुआ धन थोड़ी है। धनबल है तो हमारे परिवार ने 40 साल, 50 साल तक संघर्ष किया है। संघर्ष करके एक व्यापार किया, व्यापार करके बाकायदा जो है लोगों के बीच हैं, तमाम चीज़ें पारदर्शिता के साथ है, कोई ऐसा इल्लीगल व्यापार तो है नहीं। धनबल की बात हो रही थी तो एक चीज़ जो अभी तक तेजस्वी मंच से नहीं बोले हैं, हालांकि कल कुछ सज्जन हमें यहाँ पर स्टेशन चौक के पास मिले, वो भी बोल रहे थे। एक आपकी पार्टी की नेता जो पूर्व नेता हैं, रेणु कुशवाहा जी ने, उन्होंने ये आरोप लगाया कि लोजपा ने चिराग पासवान ने पार्टी का टिकट बेचा है। पहले उनके नाम की चर्चा थी कि खगड़िया से वो चुनाव लड़ेंगी। जब संजय कुशवाहा का नाम सामने आया तो लव कुश की लड़ाई में वो फंसना नहीं चाहती थी पार्टी, उसे लगा उसे नुकसान हो जाएगा, तो उसने बीच का रास्ता निकाला और वो फायदे का रास्ता टिकट बेचने का था। ऐसा, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, तो अपने आप में सारी चीज़ें स्पष्ट है कि हमारे नेता के पास 5 टिकट है, और हमारे पार्टी में पुराने अगर देखें तो 50 से ज़्यादा लोग कम से कम होंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण लोग होंगे। और पार्टी को निर्णय ही करना था कि भैया उसी 5 में सबको समाहित करना है। और किसी कारणवश रेणु कुशवाहा जी का नाम बिल्कुल था। पार्टी के कोर कमेटी ने जैसे भी जो भी निर्णय लिया, 2019 में मैं हमारे बड़े भैया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ जुड़ा, और मुझे याद है कि वहाँ से लेकर आज तक पार्टी चाहे अप्स हुई डाउन ही, हम लोग पार्टी के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मजबूती से खड़े रहे। और एक विश्वास मुझे लगता है कि जो मैं बना पाया उनके बीच, और उस विश्वास का फल ये मिलेगा, ये कभी मेरे जहन में नहीं था। हम लोग विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इतना बड़ा मौका उन्होंने मुझे दिया, इसके लिए मैं उनका हमेशा धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी तरफ हमारी बड़ी बहन है रेणु कुशवाहा जी, जब सिंबल मिला तो मैं प्रयास भी किया था कि मैं उनसे बात करके आशीर्वाद लूँ। उनका विरोध, मेरा कभी उनसे व्यक्तिगत कोई मतभेद है ही नहीं। हाँ, वो ज़रूर इस बात को लेकर आक्रोशित हैं, और वो प्रयास कर रही हैं कि
इस तरह की बातें बोलकर शायद कुछ वोट को वो डाइवर्ट कर सके और इससे जो है वो बदला लें कि भैया चुनाव जो है यहाँ से एनडीए का हार जाए कैंडिडेट। लेकिन हम अभी भी आपके चैनल के माध्यम से हमारी बड़ी बहन को कहना चाहते हैं कि ये चुनाव किसी व्यक्तिगत हित का चुनाव नहीं है, किसी पार्टी के हित का चुनाव नहीं है, देश हित का चुनाव है। इसमें सबको साथ चलना चाहिए और राजनीति में कभी भी अ, ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए जिसके तथ्य आपके पास नहीं हों। तो ये तथ्यहीन आरोप हैं और इन आरोपों पर हम लोग पहले दिन से ही बिल्कुल इग्नोर करते हुए हम लोग चल रहे हैं और आक्रोश इतना बढ़ गया है कि बहुत हल्की से हल्की बातें भी कही गई। लेकिन हम लोग उन सबको आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब ये सवाल का आप जवाब दे रहे थे तो आपने चिराग पासवान जी के साथ 2019 में जोड़ने की बात कही। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने ये बोला कि ये लड़का वो है जिसने चिराग जी को, जब लोजपा की वो विरासत की लड़ाई चल रही थी 2021 में, तो उस दौरान ये लड़का उनके साथ खड़ा था और उसी की कीमत, मतलब उसी के क्या, उसी का उपहार इसे मिला है कि नहीं तुम मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ थे तो तुम अभी मेरे सिपाही तुम बनोगे। क्या बातें होती थी उस समय पार्टी के अंदर? अभी तो पशुपति पारस जी पार्टी के साथ हैं, एनडीए गठबंधन के साथ है, हालांकि आपकी पार्टी के साथ सीधे तौर पे तो नहीं है। तो उस समय किस तरह की बातें होती थी चिराग जी से? देखिए, मेरे स्वभाव में ये है कि अगर हम किसी के साथ हैं तो पूरी ईमानदारी से रहते हैं। ये नहीं कि हमको वहाँ से कुछ चाहिए इसीलिए मैं अपना 100% देता हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये मेरे स्वभाव में ही है कि मैं चिराग भैया के साथ था तो मैं 100% उनके साथ था बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। क्योंकि हमेशा उन्होंने बड़ा सम्मान दिया, बड़ा प्यार दिया। तो कहीं भी कोई भी ऐसी बातें मैं ज़हन में नहीं लेकर आया कि कभी ये इतना बड़ा मौका भी वो हमको देंगे। लेकिन देखिए, बिहार में चुनाव जब आप देखते हैं तो उन्होंने बिल्कुल एक बड़ा रिस्क लिया। रिस्क ये लिया कि एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाने का उन्होंने निर्णय लिया जो कि नौजवान है, युवा है। दूसरी तरफ मुझे कहीं न कहीं लगता है कि जब आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो राजनीतिक समीकरण भी लोग कास्ट समीकरण भी लोग बड़ा देखते हैं। उस समीकरण को भी साधने का उन्होंने कमोबेश प्रयास किया और एक मैसेज ये देने का काम किया कि हमारी पार्टी किसी जाति विशेष की पार्टी, धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने एक मैसेज ये भी देने का काम किया कि जहाँ पर दूसरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिश यंग लीडर हैं, जो दूसरे यंग लीडर को अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, इनसिक्योरिटी का भाव रखते हैं, वहाँ हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि उनके अंदर किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी नहीं है। यदि आपके अंदर काबिलियत है तो वो आपको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार हैं और वो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि मौका देना चाहिए। उन्होंने ये मौका दिया। ये तमाम चीज़ें मुझे उस लीडर के प्रति, हमारे नेता के प्रति मेरा विश्वास को और मजबूत बनाता है। बाकी आरोपों से ना कभी पहले भी लगे हैं, उस आरोपों में बिल्कुल ये आरोप नहीं था, बस एक बात बताई किसी ने कि नहीं भाई मुश्किल वक्त में वो लड़का खड़ा था उनके साथ, तो भाई उसकी कीमत, ये मतलब उसी का उपहार उसे मिला है चुनावी टिकट के तौर पे। मुझे लगता है कि मैं उनके विश्वास पर थोड़ा-सा उतर पाया हूँ और उन्होंने ये मौका दिया है और अभी विश्वास पर उतरने का प्रयास किया है। अब उनके विश्वास को और मजबूती से जीतने की ज़रूरत है और इसीलिए नहीं कि उनका कोई व्यक्तिगत हित है उसमें, इसीलिए क्योंकि उनके ज़हन में, उनके विज़न में बिहार है। इसलिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में शुरू से ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक नारा लेकर और बिहार के तमाम लोगों के, हर जिला से उन्होंने एक फीडबैक लिया था। हर जिला के आम आवाम के बीच से एक फीडबैक लेकर उन्होंने एक तैयार किया मैनिफेस्टो, जिसमें बिहार की मूलभूत बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, बेसिक जो ज़रूरतें हैं, उसको लेकर उन्होंने एक बहुत स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में, युवाओं को खेल के क्षेत्र में, महिलाओं के लिए, तो ये तमाम विषयों को बड़ी खूबसूरती से समन्वय करके उन्होंने एक मैनिफेस्टो को तैयार किया, जो मुझे लगता है कि बिहार के हित में। तो वैसे शख्स के साथ बिल्कुल हम लोग सब नौजवान साथी रहेंगे, जो बिहार के हित की बात करे और बिहार के परिप्रेक्ष्य को, बिहार के परसेप्शन को बदलने के लिए मेहनत करता रहे, रिस्क लेता रहे। तो वो सिर्फ अगर किसी में गट्स है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी में है। आप शख्स की बात कर रहे थे और बोले थे कि ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, पर जाने अनजाने में आप जिस गठबंधन से आते हैं वहाँ चुनाव एक व्यक्ति के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपको किस तरह का फीडबैक ग्राउंड पे मिलता है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको कॉल किया था जब टिकट मिला इसके बाद? नहीं, मुझे कॉल नहीं किया। लेकिन मुझे मुंगेर में, मैं उनके मंच पर था, तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने मंच से अपील भी की
चुनाव मुझे जिताने के लिए उन्होंने ये कहा भी, और साथ ही साथ आशीर्वाद देने के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर मतदान प्रतिशत बड़ा कम है, तो बूथ को मजबूत करना है। तो मतलब एक जब कोई अभिभावक जो आपके इंस्पिरेशन हो, जब वो आपको मार्गदर्शन दे, तो खुद में ही एक गर्व महसूस होता है। तो मैं उनके द्वारा दिए गए सुझाव को हम लोग आने के साथ ही हम लोगों ने उस पर और ज़ोर लगाया, और प्रधानमंत्री जी का बहुत आशीर्वाद मिला, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे, उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया। तो मुझे लगता है कि कमोबेश जब कुछ चीज़ें भगवती तय करती है, प्रभु तय करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से खूबसूरती से आपके आस-पास घूम कर आती है, जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वरना एक गैर राजनीतिक परिवार से आने वाला बच्चा कभी ये सोच ही नहीं सकता है कि उसको इतना बड़ा अवसर भी मिल सकता है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, कहीं न कहीं मेरे माँ-बाप, मेरे परिवार के लोग, हमसे कुछ तो अच्छा हुआ होगा जो ये मुझे ये अवसर मिला है। अच्छा, अवसर की बात कर रहे थे, तो कई युवा मिले जो बोल रहे हैं कि नौकरी में हमें कोई अवसर नहीं मिल रहा है, और मैं सिर्फ खगड़िया पे केंद्रित होकर अभी बात करूंगा क्योंकि आप उस लोकसभा क्षेत्र के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। तो आप किस तरह से खगड़िया में इस बेहतरी कैसे लाएंगे, क्योंकि सड़कों की हाल भी बहुत अच्छी नहीं है। आप जब हाईवे से मेन चौराहे तक आते हैं, स्टेशन चौक तक आते हैं, आपको जाम झेलना पड़ता है, और ये शिकायतें उनकी 15 साल से। वो कहते हैं कि आपके जो पूर्व सांसद थे आपकी ही पार्टी के, जो इस बार अब राष्ट्रीय जनता दल में चले गए हैं, महबूब अली कैसर जी, तो उन्होंने भी काम नहीं किया है। तो अब आप कैसे, खगड़िया का एक ब्लूप्रिंट आपने भी तो तैयार किया होगा कि मैं ये काम करूंगा। देखिए, हर जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीत कर जाता है, उसको एक प्राथमिकता है, वो अपने हिसाब से प्राथमिकताओं को तय करता है कि मेरी प्राथमिकता है फ्लाईओवर होगा, एयरपोर्ट होगा, रेल लाइन होगा, पुल होगा, पुलिया होगा, जो भी प्राथमिकता तय करता है। तो मुझे लगता है कि प्राथमिकताओं को तय करने का जो पैमाना होना चाहिए, वो पैमाना लोगों के बीच जाकर, क्षेत्र में घूमकर, उनकी परेशानी को समझकर तय करना चाहिए। कभी भी पैमाना किसी से सुनकर तय नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, पहले भी खगड़िया आया हूँ, और इस 30 दिनों में कमोबेश हर विधानसभा के लगभग पंचायतों में हम लोगों ने पैदल, गाड़ी से यात्रा कर ली है। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वो ज़िला है, ये वो लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ विगत 10 दिनों में सैकड़ों घरों में आग लग गए। सैकड़ों घरों में। 10 साल की एक बच्ची जल के मर रही थी, और उसके परिवार के लोग देखकर छटपटा रहे थे, उसको बचा नहीं पाए। मथार एक गाँव है जहाँ पर आग लगी, हम लोग नवादा गए, वहाँ पर आग लगी। बहुत जगहों पर हर तीसरे चौथे दिन हम लोग इस बात को सुनते हैं कि वहाँ आग लगी, सैकड़ों लोग जल के उनका पैसा और रुपया, उनका परिवार का सब कुछ, वो सब जल गया। तो आप इस बात को समझिए कि जहाँ पर बेहतर सड़क की व्यवस्था अभी भी नहीं है, क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ पर आज भी लोगों के कच्चे मकान हैं, बावजूद केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, केंद्र सरकार के पास पैसे का कोई अभाव नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी संकल्प लिया कि आगे भी वो करोड़ों परिवार को जो है वो आवास योजना का लाभ देंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोग की प्राथमिकताओं में हम लोगों ने तय किया कि हर साल जो आगलगी से लोग जल रहे हैं और लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है, तो 5 साल में हम लोग ये सुनिश्चित करें कि फिर कभी किसी के यहाँ आगलगी नहीं हो, और इसके लिए पक्का का मकान सबका बन जाए। प्राथमिकताओं में हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे। हम लोग प्राथमिकताओं में सुनिश्चित करेंगे कि जहाँ पर सड़क मार्ग बिल्कुल ध्वस्त है, उस सड़क मार्ग को बेहतर हम लोग करें। हम लोग प्राथमिकताओं में तय करेंगे, जो रोज़गार की बात आपने कही कि वो अवसर नहीं मिल रहा है, ये मक्का आधारित यहाँ पर जो है एक बड़ा व्यवसाय यहाँ किया जा सकता है, उद्योग यहाँ लगाया जाता है, इंडस्ट्री यहाँ एस्टैब्लिश की जा सकती है। जो मक्का यहाँ से विश्व में जाता है, देश के अलग-अलग कोनों में जाता है, और वहाँ पर फैक्ट्री एस्टैब्लिश होकर वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता है? तो मुझे लगता है इसका पूरा ब्लूप्रिंट भी हम लोग के पास है, जो हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है। और हम लोग प्राथमिकताओं में ये तय करेंगे कि यहाँ पर ही रॉ मटेरियल है, तो यहाँ पर ही इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो, यहीं पर रोज़गार उत्पन्न हो, और यहाँ की खगड़िया की पहचान उस इंडस्ट्री के कारण देश स्तर पर कैसे हो, किस तरीके से यहाँ के युवाओं को रोज़गार कैसे मिले। और ये सिर्फ इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने की बात नहीं है, यहाँ से आप दूध डेयरी का, यहाँ पर मछली उत्पाद का, केले का, और मक्के का, तो ये तमाम चीज़ें जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी बिज़नेस है, उसका बहुत स्कोप है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है कि मुझे ऐसी लोकसभा क्षेत्र से मौका मिला, जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो सकता है, संभावनाएं अपार है, बस एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ दिनों पहले, 10 दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ।
और उसको मैं राजनीतिक शिष्टाचार का बेहतरीन नमूना मानता हूँ, उदाहरण मानता हूँ, जिसमें आपकी मुलाकात आपके विपक्षी प्रतिद्वंदी से संजय जी से हुई और आपने आशीर्वाद लिया। इस दौरान आप दोनों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से बात की। अब इसी शिष्टाचार को हम कई बार देखते हैं कि राष्ट्रीय परिदृश्य में देखिए तो मिसिंग लगता है कि यार कई लोग बहुत तीखा टिप्पणी, तलख टिप्पणी करते हैं। तो आपको क्या लगता है इसको कि नहीं इसमें सुधार होना चाहिए? क्योंकि आप नए हैं, युवा हैं इस मामले में, आपकी उम्र 31 साल 32 साल है, तो ये बदलाव कैसे आप लाइएगा राजनीतिक शिष्टाचार में? देखिए, राजनीति में कोई भी व्यक्ति चुनाव में जब विरोध करता है, तो मेरा हमेशा ये मानना है कि विरोध व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। कभी भी विरोध हो तो मुद्दे पर विरोध होना चाहिए। आपके पास आपके एजेंडे हैं और सामने वाले के पास अपने एजेंडे हैं। अगर आपको लगता है कि सामने वाले का एजेंडा देश हित में नहीं है या प्रदेश हित में नहीं है या फिर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उस पर वार करना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि राजनीति में इस स्तर तक लोग व्यक्तिगत प्रहार कर जाते हैं कि जो संभावनाएं हैं बाद में जुड़ने की, अगर वो गला मिल भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक खटास उत्पन्न हो जाता है। तो हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि ज़िंदगी का कल का भरोसा नहीं है। आप किसी से इतना मतभेद और कितना आक्रोश होकर और अपने आप को दुश्मनी के भाव में क्यों तब्दील करना। पल भर का भरोसा नहीं है, तो एक अच्छे सकारात्मक माहौल के साथ अपने मुद्दों को रखना चाहिए। सामने वाला प्रहार भी करे, आपके पर्सनल व्यक्तिगत चीज़ों पर भी टीका टिप्पणी करे, तो उससे मुझे लगता है कि बचने की ज़रूरत है, उस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी पॉलिटिकल लीडर को। यदि आप सही हैं तो आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। कमोबेश मुझे लगता है कि ऊपर भी आप जो बोल रहे हैं तो वहाँ भी ऐसा ही है। और इसका खूबसूरत उदाहरण है, जब आप किसी बड़े राजनीतिक परिवार में कोई शादी फंक्शन होता है तो आप देखेंगे तो सब लोग एकजुट होकर एक ही टेबल पर बैठते हैं और वहाँ पर ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर है। तो वैसे ही चुनाव प्रचार के दौरान हमारे जो विपक्ष के हमारे साथी हैं, संजय जी, उनके साथ मुलाकात हुई तो मैंने आशीर्वाद लेने के लिए पाँव भी झुककर उनका छूने का प्रयास किया। उन्होंने नहीं छूने दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपसे हमारा जो है ये आप हमारे विपक्षी हैं और आप बराबरी के पहलवान हैं, इसलिए हम जो है आपको ये नहीं करने देंगे। तो चलिए, उनका अपना भाव था, मैं उनका आदर करता हूँ और मेरी अपनी इच्छा थी कि बड़े हैं, तजुर्बा उनके पास ज़्यादा है, तो उनके तजुर्बे से शायद कमोबेश हम कुछ सीख पाएँ और हमारे झुक जाने से शायद उनके मन में वो थोड़ा पसीज पाएँ। तो ये दोनों चीज़ें ही थी, लेकिन बड़ा खूबसूरत रहा। अच्छा, नेताओं की बात हो रही है कि रिश्ते कैसे होना है, तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आज की डेट में जो कांग्रेस का चेहरा है राहुल गांधी, उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन का चेहरा एक तरह से वही है। उनकी वो जो मंच से बोल रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियाँ न्याय की गारंटी की बात कर रहे हैं, तो उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जब आप देश को चलाने का निर्णय ले रहे हैं, तो आपका होमवर्क बहुत सटीक और एटलीस्ट साल भर पहले तक हो जाना चाहिए, क्योंकि देश का मुद्दा है। जब हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग साल भर पहले से तैयारी करने लगते हैं, और जब देश का आप नेतृत्व करने की अपेक्षा या उम्मीद रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको और बहुत पहले जो है, और वो भी जब आप विपक्ष में हो, तो आपको और बहुत पहले तैयारी करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी मैनेजमेंट टीम जो है वो हमेशा से उनको मिसगाइड की हुई है, क्योंकि जहाँ एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार घोषित हो रहे थे, वहाँ उनकी आशीर्वाद यात्रा चल रही थी, जो जन आशीर्वाद यात्रा उन्होंने निकाली थी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको कुछ स्टेटमेंट है जो वो देते आए हैं, बीच में कभी कभी उनका स्टेटमेंट आता है। तो पहले और अब के राहुल गांधी जी में बहुत अंतर है, और एक प्रैक्टिकल स्टेटमेंट मुझे लगता है कि जो इम्प्लीमेंट हो सकता है, वैसे स्टेटमेंट को देने से लोग विश्वास करते हैं। और जब आप बहुत लंबे समय तक आप या आपके परिवार का कोई व्यक्ति किसी पद पर रहता है और विश्वास को यदि उतनी मजबूती से नहीं बना पाता है, तो कोई भी नया जनरेशन का लोग आएगा तो उसको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि वापस से उस विश्वास को जीतना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब ने नहीं बनाया, उनके भी परिवार के लोगों ने अच्छा बेहतर किया है, लेकिन जितनी मेहनत की ज़रूरत थी और जितना समन्वय स्थापित करके पूरे पार्टी के लोगों को चलने की ज़रूरत थी, कमोबेश उसका अभाव हमेशा से देखने को मिला। इसी कारण से आज कांग्रेस की जो स्थिति है वो शीर्ष नेतृत्व के मैच्योरिटी के अभाव के कारण मुझे लगता है कि आज ये स्थिति वहाँ पर है। अभाव, मैच्योरिटी की कमी है। मैच्योरिटी की कमी की बात हो रही थी, तो एक जो हम लोगों को फीडबैक मिलता है कि भाई नेता हमें सुनने को तैयार नहीं है, मतदाता
मतदाता अपनी बात किसके पास लेकर जाएगा? नेता के पास, और नेता को इतना मैच्योर इनफ होना चाहिए कि अपने क्षेत्र के लोगों की बातें सुननी चाहिए। तो इस पर कैसे काम करेंगे? देखिए, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ जब मैं चुनाव प्रचार में था, तो हम लोग लोगों से ये उम्मीद कर रहे थे कि लोग कहेंगे कि भैया बढ़िया अस्पताल बना दीजिए, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया कीजिए, ये देखिए सड़क खराब है, रेलवे जो है राजधानी रुकवा दीजिए। कुछ इस तरह की बातें लोगों की तरफ से आएगी, लेकिन आपको बताते हुए मैं आश्चर्यचकित हूँ, मैं भी आश्चर्यचकित था कि 70% आबादी जब वोट मांगने में गया तो उनकी तरफ से ये शिकायत थी कि जिता तो हम आप ही को रहे हैं, लेकिन वापस एक बार खाली मुलाकात करने आ जाइएगा। तो ये जो विश्वास खोया है पहले के जनप्रतिनिधियों ने, जो भी कारण रहा हो, मुझे लगता है कि इस विश्वास को इसीलिए भी मजबूती से बनाने की ज़रूरत है कि राजेश वर्मा पूरे जीवन भर के लिए राजनीति करने नहीं आए हैं, या पूरे जीवन भर उसको मौका नहीं मिलेगा। मेरे बाद भी कोई नौजवान साथी आएंगे जिसको मौका मिलेगा। तो आप कम से कम जनता के बीच में एक ऐसा विश्वास बना के जाइए कि लोग जनप्रतिनिधि को फिर मौका दें, फिर जो दूसरे जनप्रतिनिधि आए उस पर एक विश्वास हो। तो मुझे लगता है कि हम लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग है कि उनके विश्वास को जीतना, उनकी समस्याएं, मूलभूत समस्याओं को निजात दिलाना, और उनके साथ मिलकर उनके जिले का, उनके लोकसभा क्षेत्र को प्रगति में ले जाना, उनके साथ मिलकर। अपने एजेंडे अपने से सोच कर नहीं, आप उनको साथ लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि एक बहुत सकारात्मक माहौल रहेगा। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर पक्ष और विपक्ष नहीं होगा। जो विपक्ष के साथी हैं वो भी सलाहकार टीम में हमारे साथ रहेंगे पूरे चुनाव में। अच्छा, पूरे चुनाव में। सर, तो मान लीजिए अगर आप जीतते हैं चुनाव, तो क्या संजय जी से आप फीडबैक लेने जाएँगे? क्या-क्या करना है बताइए संजय जी? नहीं, एकदम उनके, मैं 100% उनसे फीडबैक लूँगा। उनसे मुलाकात पहले भी हुई है, आगे भी होगी। और मैं तो महबूब अली कैसर साहब को भी 3 दफ़ा कॉल किया था। मैं अपने नॉमिनेशन के 1 दिन पहले भी उनसे कॉल करके समय माँगा था कि मुलाकात हो जाए। मैं सिमरी बख्तियारपुर जब कैंप कर रहा था तब भी मैंने उनसे समय माँगा। उनकी अपनी व्यस्तता रही या उनकी नाराज़गी रही, व्यक्तिगत मेरा कभी उनसे कोई ऐसा मतभेद रहा ही नहीं, तो नाराज़गी की कोई जगह होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर भी इस बात पर यकीन करता हूँ कि जितना ज़्यादा आप लोगों से सुझाव माँगेंगे, जो यहाँ क्षेत्र के लोग हैं, 100 सुझाव में 10 सुझाव तो ज़रूर आपको ऐसा मिल जाएगा जो कि इस लोकसभा क्षेत्र के हित के लिए। तो बिल्कुल हमारे लिए संजय जी भी 7 तारीख के मतदान के बाद मुद्दों पर नहीं, फिर व्यक्तिगत मैं उनसे भी सुझाव माँगूँगा। चुनाव का परिणाम आने के बाद हम लोग उनके भी सुझाव को लेकर चलेंगे, महबूब अली कैसर साहब के भी, जो आपको लग रहा है कि विपक्ष के लोग हैं, वो सब। तेजस्वी जी से मिलने जाएँगे? नहीं, ये तो मैं अपने नेता के साथ हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ। हाँ, कभी ऐसा मौका मिलेगा भविष्य में, तो हमारी तरफ से सम्मान में कभी कमी नहीं होगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। तो ये थे राजेश वर्मा जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार, खगड़िया क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, 31 साल के हैं। चुनावी राजनीति में युवा जब उम्मीदवारी पेश करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि युवाओं को ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी आवाज़ सीधे संसद तक जाएगी। आखिर में आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की, इतने बिज़ी शेड्यूल में हमारे लिए वक़्त निकाला। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इस चुनाव के लिए। बहुत शुक्रिया। और मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि सबका आशीर्वाद मिले, लोकसभा क्षेत्र के लोगों का प्यार मिले, और जो एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आने के बाद पॉलिटिकली एस्टैब्लिश होने के लिए जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष में तभी आप सफल होंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद आपके साथ होगा। तो मैं चाहूँगा कि सब लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। धन्यवाद।